गुड मॉर्निंग छात्रों। कहिए, कैसे हैं? पढ़ाई चल रहा है? ठंड भी बढ़ गया है, समझे? पढ़िए, ठंड तो आएगी, ठीक है। फिर अगला बार फिर अपने समय पे चली आएगी, लेकिन आप नहीं पढ़िएगा, आपका एग्ज़ाम जो है हो जाएगा, कम नंबर आएगा, ठीक है। अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और जब मनचाहा जो है ना कॉलेज अगर नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो पढ़ने में जो है ना इच्छा जो है ना नहीं करती है कि हाँ पढ़े। तो अगर मान लीजिए कि अच्छा कॉलेज आपको चुनना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए अभी जो है ना कमर कस करके, ठीक है, यानी मेहनत करके आपको पढ़ना है, ठीक है। और बिना पढ़े हुए, ठीक है, हम जहाँ तक कह सकते हैं या मेरा जहाँ तक अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे हम कह सकते हैं कि बिना पढ़े हुए जो है ना आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चाहिए कि नॉलेज हो जाए, तो वह नॉलेज जो है बिना पढ़े हुए आपको नहीं मिल सकती। नॉलेज के लिए जो है ना आपको पढ़ना होगा, समय देना होगा, बैठना होगा, ठीक है, उन चीज़ों को सीखना होगा, ठीक है। पढ़ाई जो है, ठीक है, एक तपस्या है, ठीक है, एक त्याग है। तो जो त्याग और तपस्या कर दिया उसी को विद्या मिलती है। सभी के नसीब में जो है ना पढ़ाई लिखाई नहीं होता, सभी के नसीब में जो विद्या नहीं होती, ठीक है। यह किसी किसी को ही मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए आप लोग जो है बहुत ही, ठीक है, भाग्यशाली हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को, ठीक है, विद्या जो है, सरस्वती माँ जो है आप लोगों पर दयावान है, ठीक है। और उसका आप लोग उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं कीजिए। चलिए, बहुत बातें हो गई, अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन डिस्कशन की दुनिया में, ठीक है ना। चलिए, तो 2012 का डिस्कशन का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, ठीक है। आज आप लोगों का क्लास है, कौन सा क्लास है? छठा। आप ही लोग ना याद रखते हैं, हमको उतना थोड़ी याद रखता है। आज है आपका क्लास, दिखाई दे रहा है, क्लास 6, क्लास 6 है आज। और चैनल पर मेरे जुड़िए, ठीक है। और चैनल पे जुड़ करके पीके ग्रोथ ऑनलाइन क्लासेज, इस चैनल को जो है आगे बढ़ाइए आप लोग, ठीक है। आप ही लोग के हाथ में है इस चैनल को आगे बढ़ाना। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मेरे से जुड़िए, ठीक है। और पढ़िए, और पढ़ कर जो है, ठीक है, 40 में 40 साइंस में लाइए, ठीक है। अगर मेरे क्लास, अगर मान लीजिए कि 5-6 क्लास हुआ ना, इस 5-6 क्लास में अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है, तो मेरे क्लास में, ठीक है, विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फ़ायदा लग रहा है कि हाँ यहाँ से कुछ हमको मिल रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि समझ सकते हैं कि एक वीडियो जो है ना बनाने के लिए, शूट करने के लिए जो है ना कितना समय यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। आप लोग सभी कोई जान रहे हैं, डिजिटल जमाना है, ठीक है। सब कोई देखते हैं कि यह वीडियो जो है किस तरह से शूट होता है, किस तरह से एडिट होता है। पढ़ाने में जो है यहाँ समय देना होता है, फिर पहले पढ़ना होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। चलिए, हम लोग शुरू करते हैं आगे की दुनिया में। क्वेश्चन है आपका कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। क्वेश्चन है आपका, क्यों लिख देता है समझिएगा। क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब कह रहे कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म किसमें होता है, ये पूछ रहा है।
ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप देखिए। ऑप्शन है अमीबा में, अमीबा, अमीबा में, बी में है आपका ईस्ट में, ईस्ट में, ठीक है, सी में है आपका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में, और डी में है आपका लिस्मेनिया में, लिस्मेनिया, लिस्मेनिया में। अब आपको बताना है कि इस चारों ऑप्शन में, इस चारों ऑप्शन में अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम और लेशमैनिया में किसमें जो है मुकुलन विधि के द्वारा, मुकुलन के द्वारा जो है अलैंगिक जनन होता है। तो सबसे पहले बता दें, जनन जो है दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। जनन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन जो है वह मनुष्यों में होता है, जानवरों में होता है लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन जो है वह पेड़ पौधे होता है, कुछ सूक्ष्म जीवाणु है जिसमें अलैंगिक जनन होता है। अब देखिए, तो मुकुलन विधि द्वारा जो है अलैंगिक जनन जो है वह ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन जो है ईस्ट में होता है। अब देखिए, इसके आगे जो है आपको हम बता दें कि अलैंगिक जनन जो है, मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन, मुकुलन विधि, मुकुलन द्वारा या मुकुलन विधि द्वारा, मुकुलन विधि, मुकुलन द्वारा ही लिखिए, मुकुलन द्वारा और लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन देखिए, एक तो है आपका ईस्ट में, ईस्ट होता है, ईस्ट में, उसके बाद हाइड्रा में, ईस्ट में, उसके बाद हाइड्रा में। हाइड्रा देखो ये किताब में आप चित्र, ठीक है, पेड़ की तरह, डाली की तरह ऐसे निकला रहता है, ऐसे फिर रहता है। मलकोका उलकोका देखे कि नहीं, उसी के जैसा होता है वो हाइड्रा, हाइड्रा में, ठीक है, तथा अस्पंज में, तथा अस्पंज, अस्पंज में जो है, ठीक है, क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। स्टार देकर लिख लीजिएगा, अलैंगिक, अलैंगिक, लैंगिक जनन, जनन होता है। यानी अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा तीन गो में होता है। एक ईस्ट है, हाइड्रा है और स्पंज है। इस तीनों में जो है अलैंगिक विधि द्वारा जो है क्या होता है? जनन की क्रिया होती है। जनन जो है अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति कर देना क्या कहलाता है? जनन कहा जाता है। ठीक है, वैसी प्रक्रिया, वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव जो है, ठीक है, या कोई पेड़ पौधा जो है, कोई जीव जो है वो अपने ही जैसा संतान की उत्पत्ति कर देता है, अपने जैसा संतान बना देता है, उस प्रक्रिया को जो है हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार के होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन जीव जंतु में होता है, अलैंगिक जनन जो है वह पेड़ पौधे, ठीक है, और कुछ सूक्ष्म जीव है उसमें अलैंगिक जनन होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अमीबा है। अमीबा के बारे में देख लीजिए। अमीबा जो है, अमीबा यह अपना आकार बदलते रहता है। ठीक है, अमीबा जो है यह, इसका आकार अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार जो है, आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित, अनिश्चित होता है। इसका कोई ठीक नहीं होता है कि किस आकार का ही होगा, किस आकार का है। कुछ अभी अभी मान लीजिए कि ठीक है इस आकार में है, ठीक है, ठीक है, 10-15 मिनट के बाद जो है ये आकार ले लेगा। तो इसका कोई आकार का ठीक नहीं रहता है कि हाँ ये किस आकार में रहेगा। ठीक है,
तो अमीबा जो है किसी भी आकार में हो सकता है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। साथ ही साथ बता दे अमीबा का जो है, ठीक है, अमीबा में जो है अलैंगिक जनन होता है, वो भी अलैंगिक क्या बोलते हैं उसको, द्विधारी, द्विलैंगिक, द्विधारी अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है। द्विधारी, बहुविखंडन नहीं होता है, द्विविखंडन होता है। इस द्विधारी की जगह पे द्विविखंडन कहिए, द्विविखंडन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अमीबा जो है अपना भोजन जो है या कुटपाद के द्वारा करता है। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा करता है? कुटपाद के द्वारा, कुटपाद के द्वारा करता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा करता है? कुटपाद के द्वारा करता है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। अमीबा में द्विधारी अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। किसमें? अमीबा में। अमीबा अपना भोजन जो है किसके द्वारा करता है? कुटपाद के द्वारा करता है। उसके बाद आ जाइएगा प्लाज्मोडियम है। तो यह प्लाज्मोडियम जो है, ठीक है, प्लाज्मोडियम और लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम और लिस्मेनिया ये दोनों जो है प्रोटोजोआ है। ये क्या है? प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मादा एनोफ्लिज मच्छर, एक मच्छर है जिसका नाम है मादा एनोफ्लिज, मादा एनोफ्लिज मच्छर। मादा एनोफ्लिज मच्छर में जो है यही प्रोटोजोआ पाया जाता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वाइवेक्स प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के कारण जो है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ के कारण जो है, ठीक है, एक रोग होता है इस मच्छर के काटने से, मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से। उस रोग का नाम है मलेरिया। क्या नाम है? मलेरिया, मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। पूछा जाएगा कि मलेरिया रोग किस मच्छर से होता है, तो बोलेंगे एनोफ्लिज मच्छर से, मादा एनोफ्लिज। मादा बोलिएगा, यानी उस एनोफ्लिज मच्छर में जो है दो जाति होती है, एक होता है नर और दूसरा होता है मादा। तो मादा यानी औरत जो मच्छर होती है, मादा मच्छर, वही मादा मच्छर के काटने से जो है यह मलेरिया रोग होता है, ठीक है। यह मलेरिया रोग होता है किससे काटने से? मादा एनोफ्लिज के काटने से। अगर जेंट्स काट लेगा, जेंट्स एनोफ्लिज मच्छर काटेगा तो आपको मलेरिया नहीं होगा, मादा काटेगा तब ये होगा, ठीक है। उसके बाद एक और है आपका, ठीक है, लिस्मेनिया डोनोवानी, लिस्मेनिया, ये जो है इसका, ये भी प्रोटोजोआ है, इसका नाम है लिस्मेनिया डोनोवानी, लिस्मेनिया डोनोवानी, ये भी आपका प्रोटोजोआ है। यह प्रोटोजोआ जो है, यह प्रोटोजोआ एक मच्छर है जिसका नाम है बालू मक्खी। यह मच्छर जो है बालू मक्खी में पाया जाता है। इसको बालू मक्खी को इंग्लिश में बोलते हैं सैंड फ्लाई बोलते हैं। इसी बालू मक्खी में जो है यह प्रोटोजोआ पाया जाता है, लिस्मेनिया डोनोवानी, जिसके काटने से, यानी बालू मक्खी के काटने से जो है, ठीक है, कौन सी रोग होता है? स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी,
इसके काटने से जो है, नहीं नहीं नहीं, सोने की बीमारी नहीं, काला जर, काला जर, काला जर, काला जर होता है। कौन सा रोग होता है? काला जर। काला जर रोग होता है किसे काटने से? लिस्मेनिया डोनोवानी के काटने से। बालू मक्खी है, ठीक है, इसी का नाम है बालू मक्खी। इसे काटने से क्या होता है? काला जर नामक रोग होता है, ठीक है। चलिए, सब हो गया। जल्दी से इसको उतारिए, आप जल्दी उतारिए एकदम फास्ट में। जल्दी उतारिए, जल्दी। नीचे आप लिख लीजिएगा स्टार देकर कि लिस्मेनिया डोनोवानी, ऐसे लिखेगा, बालू मक्खी, बालू मक्खी के काटने से काला जर रोग होता है। और बालू मक्खी में कौन सा प्रोटोजोआ पाया जाता है? लिस्मेनिया डोनोवानी। यही लिस्मेनिया डोनोवानी जो है, इसका क्या है? काला जर का वाहक है। चलिए मिटाते हैं। चलिए आगे आइए। हम आगे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। आगे है कि लोहा की परमाणु संख्या क्या है? लोहे, अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे की परमाणु संख्या क्या है? अब लोहा की परमाणु संख्या पूछा गया है। ऑप्शन में है, एक में है 23, बी में है आपका 26, सी में है आपका 25 और डी में है आपका 24, ठीक है। तो लोहे की परमाणु संख्या जो होती है 26, 25 में होता है मैग्नीज और 24 में होता है क्रोमियम, ठीक है। तो लोहा की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? लोहा की परमाणु संख्या हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा? 26। चलिए आगे क्वेश्चन में आइए। आगे क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा? कोई विलयन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा
उसका पीएच मान होगा। ए नंबर में है आपका 11, बी में है आपका 10, बी में है 10, सी में है 5 और डी में है आपका क्या 8। अब आइए, तो आप लोग पढ़े हुएगा 10th के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार और लवण। उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि अम्ल क्षार, ठीक है, और लवण को यानी उदासीन को, ये तीनों को मापने के लिए एक स्केल बनाया गया था सोरेनसन के द्वारा। उस स्केल का नाम था पीएच स्केल। तो पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो पीएच स्केल का जो खोज है वह सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। इन्होंने सोरेनसन जी ने, यानी सोरेनसन के द्वारा जो स्केल दिया गया था, उस स्केल में कहा गया कि उस स्केल में उन्होंने 1 से लेकर के 14 तक संख्याओं को दिखाया है। कितने तक? 14 संख्या को, 14 तक, ठीक है। अब देखिए, यहाँ है 7, 7 के बाद यहाँ 6, 6, 5, 4, 3, 2, इधर 1, ठीक है, 1। उसके बाद इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13, उसके बाद 14। यानी इन्होंने 14 तक संख्याओं को दिखाया पीएच स्केल में। और इन्होंने कहा कि अगर किसी भी विलयन का, किसी भी पदार्थ का पीएच मान, ठीक है, अगर 7 है तो वह क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। उदासीन कहने का मतलब हुआ कि न वह अम्ल होगा और न ही वह क्षार होगा। उदासीन कहने का मतलब हुआ कि वह न अम्ल न ही क्षार। तो जिसका पीएच मान 7 होगा वो क्या होगा? उदासीन होगा, ठीक है। अब देखिएगा, 7 के, अगर हम 7 के पास, अगर यहाँ 7 के सामने जो इस तरह से अगर खड़ा हो जाएंगे तो बाएं हाथ की ओर देखिएगा संख्याएं जो है घट रही है। इधर जो है बाएं ओर, देखिए इधर आइएगा, इधर ऐसे आइएगा तो संख्या घट रही है। देखिए 6, 5, 4, 3, 2, 1 घट रही है। तो इधर जो है अम्लीयता बढ़ता है। जैसे ही इधर से ऐसे बढ़ते जाइएगा अम्लीयता का मान जो है बढ़ेगा। 5 देखिए 6 है, उसके बाद 5 है। तो अगर किसी विलयन का पीएच मान 5 है और फिर किसी विलयन का मान पीएच मान 6 है, तो इसमें दोनों में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? सबसे ज्यादा अम्लीय वही होगा जिसका पीएच मान जो है सबसे कम होगा, वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। यानी इस दोनों में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? pH 5। अगर हम यहीं पे और ऑप्शन दे दें कि pH 6, pH, उसके बाद 3, pH 1, बताइए इस चारों में कौन सबसे ज्यादा अम्लीय है? तो इस चारों में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? pH 1 वाला। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। इससे कम अम्लीय 2, इससे कम 3, इससे कम 4, इससे कम 5, इससे कम 6, इससे कम 7। 7 बिल्कुल अम्लीय नहीं है, यह क्या है? उदासीन है, ठीक है। और 7 से जब दाहिनी ओर बढ़िएगा, इधर की दिशा में, ठीक है, इधर की दिशा में जब बढ़िएगा तो इधर क्षारीयता बढ़ता है। इधर क्या बढ़ेगा? अम्लीयता। अम्लीयता इधर क्या होता है? बढ़ता है। अम्लीयता बढ़ता है। इधर क्या होगा? क्षारीयता बढ़ता है। क्षारीयता बढ़ता है। क्षारीयता बढ़ता। अब इसको समझिए। अब क्षारीयता को दिखाने के लिए पीएच नहीं पीओएच का प्रयोग करते हैं, पोटेंशियल ऑफ, यानी पावर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखिए, तो इसको लिखने का, अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, पीओएच 7 है, ठीक है, 7 नहीं, इसको 8 कर दीजिए, 8 है पीओएच जो है, ठीक है,
पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हम लेते हैं 11, ठीक है। अब POH जो है दे दिए 13। अब इसे बताइए सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा। तो इधर से जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो 8 कम क्षारीय होगा, 9 8 से ज्यादा, 9 से ज्यादा क्षारीय कौन है 10 वाला, 10 से ज्यादा क्षारीय 11 वाला, तब 12 वाला, तब 13 वाला, तब 14 वाला। अब इसमें देखिए कि कौन है, 8 है, 8 से भी ज्यादा 11, 11 से भी ज्यादा कौन है 13 है, तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन हो जाएगा 13, सबसे ज्यादा क्षारीय 13। अब सुनिए, अब यहाँ क्वेश्चन ही क्या कर रहा है, अब समझिए। कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो अब भाई लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है, इसको भी याद करने का एक तरीका है, देखिए। इसको याद करने का एक तरीका है, देखिए। ABR, ABR, अब BRB, BRB, जैसे देखिए यहां, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहीं काम करने जाते हैं, चाहे मान लीजिए कि बिहार के लोग कहीं गया काम करने, और दूसरे राज्य के देखिएगा लोग जब उसको देखेगा तो कहता है ए बिहारी। तो वही कहा, काम कर रहा है मजदूर, और उसको कह दिया ए बिहारी। ABR का मतलब हो गया ए बिहारी। अब वो सुन लिया, अब भाई सुनेगा, किसी को कहिएगा गाली दीजिएगा तो बुरा तो लगबे करेगा। तो सुना कि ए बिहारी जैसा ही कहा, ठीक है, तो वह कहा, अब उस जो बिहार वाला है उससे क्या रिप्लाई आया, बेटा रुक बतौले, बेटा रुक बतौले। यानी ABR, तो ए से हो जाएगा ई अम्ल हो जाएगा, बी से यानी पहले होगा अम्ल, अब उसके बाद इसमें ऊपर पहले वाला अम्ल, इसमें पहले वाला क्षार होगा, उसके बाद दोनों में ये दोनों जो है इसमें का दोनों, ये दोनों जो है रंग को दिखाएगा, कलर को दिखाएगा, तो ये हो जाएगा अम्ल। अब बी से होता है ब्लू, बी से ब्लू यानी नीला, आर से होता है रेड यानी लाल, ठीक है। अब इस बी का मतलब होता है क्या, क्षार, बेस होता है, और फिर रंग बोले अभी रंग, तो आर का मतलब हो जाएगा क्या, लाल, और बी का मतलब हो जाएगा नीला, बी का मतलब नीला। अब देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, देखिए लाल और तब नीला केने है, लाल नीला, लाल और नीला, देखिए कहा है लाल और नीला, तो वह कौन सा, वह विलयन किसका है, अम्ल का है क्षार का है, वह विलयन है क्षार का। तो अगर कोई विलयन है वह लाल लिटमस को, लाल को नीला कर देता है, तो क्या हो जाएगा, वह विलयन हो जाएगा क्षार। क्षार में समझे पीएच मान क्या हो जाएगा, उसका पीएच मान जो है, पीएच कहिए पीओएच कहिए, ठीक है, ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड, अब पीएच मान उसका जो है क्या हो जाएगा 7 से ज्यादा होगा। अब देखिए सब 7 से ज्यादा, ये तो अम्लीय होगा, तो होगा नहीं, है कि नहीं, ये तो अम्लीय हो गया, देखिए इधर अम्लीय हो गया, तो पीएच जो है सबसे ज्यादा किसका होगा। अब आइए इधर आइए, 8 है, एक है 8 10 11, 8 10 और 11, इस तीनों में ज्यादा बताइए अम्लीय कौन होगा, क्षार वाला है, कौन होगा, उसका पीएच मान बताना है, उसका पीएच मान होगा 11, ठीक है, कितना होगा 11। चलिए, अगर ये आपको याद नहीं रहता ए बिहारी, ए बिहारी, तो ये बोला कि बेटा रुक बतौलो, अगर ये याद नहीं रहता है तो एक और है आपका ट्रिक याद रखने के लिए, अनीला,
क्या रखिएगा याद, अनीला, एक ही को याद रखिए ही और बन जाएगा। तो अ से हो जाएगा क्या, अम्ल, अ से अम्ल, नी से नीला, नी से नीला, और ला से लाल, ला से क्या हो जाएगा, लाल, ला से लाल। तो ये हो जाएगा अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। पूछेगा कि कौन जो है, कौन विलयन जो है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो बोलेंगे अम्ल। नीले लिटमस को लाल कौन करेगा, अम्ल, और लाल को नीला कौन करेगा, क्षार। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए सबको उतार लीजिए आप जल्दी से ना। जल्दी उतारिए जल्दी। मिटाएं, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए आगे हम लोग आते हैं। आगे क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। आगे क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। अब आइए, आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसके द्वारा दिया गया था, बताइए जल्दी, बताए हुए थे पिछले क्लास में आपको, जल्दी बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह मौसा जी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, मौसा जी के द्वारा, यानी उसका नाम है मोसले। क्या नाम है इसका, मोसले। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह मोसले नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, मोसले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, मोसले ने दिया था। और यह मोसले ने जब अब अपना आधुनिक आवर्त सारणी दिया तो उस आवर्त सारणी का पैमाना जो है, ठीक है, व्यवस्थित करने का जो तरीका है, वह व्यवस्थित करने का जो आधार था, व्यवस्थित करने का आधार जो है वह परमाणु संख्या को लिया। किस आधार पे सजाया, तो मोसले ने अपना आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु संख्या के आधार पर बनाया, परमाणु संख्या के आधार को लेकर। ठीक है, पूछा कितनी बार क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है बिहार बोर्ड 10th का, कि मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है, तो परमाणु संख्या पर। ठीक है, आइए अब इनकी आवर्त सारणी जो है, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में जो है, ठीक है, अपनी जब यह आवर्त सारणी बनाए, ठीक है, तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में, ठीक है, 7 गो इस तरह के लाइन खींचे, 2 3 4 5 6, कई खंड हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। कहाँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चलिए
7 गो हो गया, 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 गो ऐसा का लाइन लिए और उसके बाद इस तरह से 18 गो लिए, 1 गो 2 गो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 ये 18। चलिए इस तरह से उन्होंने अपना आवर्त सारणी बनाया, ठीक है। और ऊपर वाला में कुछ कम तत्व लिया, दूसरे वाला में कुछ कम लिया, तीसरे वाला में ज्यादा, उससे चौथे वाला में ज्यादा, इस तरह से अपना सजाया। तो हमको कहना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या, तो पहले ये हमको पता होना चाहिए कि वर्ग किसे कहेंगे, आवर्त किसको कहते हैं। तो देखिएगा ये जो लाइन खींचे हैं ऐसे, दिखाई दे रहा है, ये वो बॉक्स बना, जैसे जैसे हम लाइन खींचे वो वाला बॉक्स, इसी बॉक्स को ई वाला बॉक्स को, ये सब जो बॉक्स है समझ में आ रहा है कि नहीं, यही बॉक्स को उन्होंने क्या कहा, आवर्त कहा। इस बॉक्स का नाम क्या दिया, आवर्त, आवर्त कहा। अब देखिएगा ये सूतल है, ऐसे ऐसे ही हम लोग सोच जाते पटकुनिए, तो यही इसी तरह जब सूता हुआ रेखा रहेगा, सूता हुआ लाइन, तो इसको बोलते हैं आवर्त। और सुत की जब हम लोग उठते हैं तो कैसे होते हैं, एकदम सीना तान के ऐसे होते हैं, है कि नहीं। तो अब देखिए जब उठे हुए हैं तो हाई सीधा लाइन है, देखिए एकदम खड़ा लाइन हो रहा है, बन रहा है कि नहीं। तो इसको उन्होंने कहा कि जो बन रहा है इस आकृतियों को इन्होंने कहा वर्ग, इसको क्या कहा, वर्ग कहा, ठीक है। चलिए तो आपसे पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, उदग्र रेखा को, उदग्र का मतलब होगा सीधा उठा हुआ, तो उदग्र, उदग्र रेखा को या उदग्र लाइन को क्या कहते हैं, उदग्र रेखा जो होगा उसको कहते हैं वर्ग। जैसे ई वाला हो गया तो ये क्या कहलाएगा, वर्ग है, ये क्या बन गया, वर्ग, ठीक है। ऐसे बन गया वर्ग, ये भी वर्ग है। तो 18 गो है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, है कि नहीं। तो वर्ग की संख्या कितनी है, 18, वर्ग की संख्या 18। अब है सुतलका वाला देखिएगा, तो ये हो जाएगा एगो, एक हो गया है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, इधर जा एगो छूट गया, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, 7 कैसे कर लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, अच्छा यहाँ है, ये गड़बड़ा गया, यहाँ 6 यहाँ 7, 7 गो है। तो आवर्त की संख्या जो है, आवर्त की संख्या कितनी है, 7। आप तो पढ़ लिए यहाँ वर्ग 18 गो, आवर्त 7 गो। एग्जाम में पूछ देगा कि भाई आवर्त कै गो, वर्ग कै गो, तो आवर्त को घुसा दीजिएगा वर्ग में, वर्ग को घुसा दीजिएगा आवर्त में, है कि नहीं। तो ये एगो झोल को हम खत्म कर रहे हैं, ये क्या है, एक झोल है। तो इस झोल को खत्म करने का देखिए कितना अच्छा तरीका है, वर्ग लिख लीजिए, आवर्त लिख लीजिए, आवर्त, आवर्त, आवर्त हो गया। अब बताइए कामना में कम अक्षर है, वर्ग में कम अक्षर है कि नहीं, देखिए अति चुके वर्ड है कि नहीं। तो जब कम अक्षर वाला को ज्यादा दे दीजिए, तो ज्यादा दीजिएगा तो कथी, 18 को इसको बना दीजिए, आई में देखिए ज्यादा अक्षर है तो कम कर दीजिए, कम कर दीजिए 7। तो वर्ग की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, मोस्ले ने दिया था, ठीक है। किस आधार पे अपना आवर्त सारणी सजाया था, तो परमाणु संख्या के आधार पर। किसने, अच्छा मोस्ले के आधुनिक आवर्त सारणी में जो उदग्र रेखा है उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग की संख्या कितनी है, 18 है। और जो क्षैतिज लाइन है, आवर्त को क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा, और जो क्षैतिज रेखा है उसको क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा को आवर्त कहते हैं। आवर्त की संख्या कितनी है, 7 है, आवर्त की संख्या 7 है। चलिए आगे के क्वेश्चन पे आइए। आगे के क्वेश्चन है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, CHO। अब आइए
CHO, क्वेश्चन है आपका CHO अभिक्रियाशील मूलक को, अभिक्रियाशील मूलक को CHO, या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या बोलते हैं बताइए? इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड। उसके बाद और सब बोलते हैं, देखिए CHO को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। उसके बाद पूछता है OH, OH अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं क्या? हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल या अल्कोहल। इसको बोलते हैं अल्कोहल, अल्कोहल। OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल। उसके बाद आ जाइएगा, उसके बाद पूछता है आपसे CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH अभिक्रियाशील मूलक, अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक सिलिक अम्ल कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं इसको? कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। CO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन। उसके बाद आ जाएगा COO अभिक्रियाशील मूलक को, COO अभिक्रियाशील मूलक को ईस्टर बोलते हैं, एस्टर, एस्टर बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं इसको? एस्टर कहते हैं। COO, ठीक है, COO को क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। उसके बाद आपका बच गया है वो ईथर, इसको बोलते हैं ओ दोनों तरफ से सिंगल बॉन्ड, इस अभिक्रियाशील मूलक को ईथर बोलते हैं, ईथर, ईथर, ठीक है, ईथर बोलते हैं। उसके बाद एक और बच गया, ऐसे रहेगा सिंगल बॉन्ड NH2 इस अभिक्रियाशील मूलक को NH2 अभिक्रियाशील मूलक को एमिनो अम्ल बोलते हैं, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल कहते हैं। चलिए जल्दी करिए, हमसे पूछ रहा था कि CHO अभिक्रियाशील मूलक किसका है? तो ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन में दिया था आपका, ऑप्शन पहले के नंबर में एल्डिहाइड है, उसके बाद अल्कोहल है, कीटोन है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मानेंगे? एल्डिहाइड। ठीक है, ये सब एकदम याद रखिएगा, मुंह पर एकदम पूछता है ये सब, ठीक है। CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, OH को बोलते हैं अल्कोहल, COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, CO को बोलते हैं कीटोन, COO को बोलते हैं ईस्टर, O को बोलते हैं ईथर, ठीक है। NH2 को क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड, NH2 को बोलते हैं एमिनो अम्ल। जल्दी इसको उतार लीजिए। हो गया, चलिए। समझ में आवता? नाम आता, चलिए आएगा, हड़बड़ाने की बात नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ या विद्युत शक्ति को निरूपण करता है। क्वेश्चन आगे है कि निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को दिखाता है। विद्युत शक्ति को दिखाता है। अब आइए, ऑप्शन में है आपका आई स्क्वायर आर, बी में है आई आर स्क्वायर, सी में है कौन सा पद निरूपित नहीं करता है, सॉरी एक मिनट रुकिए, विद्युत धारा को नहीं दिखाता है, नहीं दिखाता है। चलिए आइए, सी में है आपका वी आई और डी में है आपका वी स्क्वायर बटा आर। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा पद जो है, कौन सा इसमें से चारों में से कौन सा जो है कि विद्युत शक्ति को नहीं दिखाता है। ठीक है, तो वी स्क्वायर आर जो है यह विद्युत शक्ति को नहीं दिखाता है। बाकी सब जो है आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर सॉरी आई आर स्क्वायर और वी आई तीनों जो है विद्युत शक्ति को दिखाता है, लेकिन वी स्क्वायर बटा आर जो है विद्युत शक्ति को नहीं दिखाता है। आपको हम बताए थे विद्युत शक्ति क्या है। आगे आइए, आगे क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति का मतलब हुआ मशीन। ठीक है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को ऑप्शन में कह रहा है जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर की एमीटर की मीटर, क्या बोलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला मशीन को क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ऑप्शन सुनिए, पहले आ जाइए लिखिए देते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन आइए, ए में क्या कर रहे हैं, जनित्र है, जनित्र है। बी में है आपका गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। सी में है एमीटर, एमीटर। और डी में है आपका मीटर, डी में है मीटर। अब आइए, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला जो युक्ति है, जो मशीन है, जो डिवाइस है, उसका नाम है क्या, जनित्र। जनित्र कहिए या जनरेटर कहिए। अब आइए, अब बच गया ये गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जो है यह विद्युत धारा को मापता है। किसको, विद्युत धारा को। धारा को मापने वाला एक यंत्र है, इसका नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर। लेकिन यह बहुत कम धारा को माप देता है, यानी बहुत अगर कम धारा अगर किसी परिपथ से जो है प्रवाहित हो रही है तो उसको कौन मापेगा, गैल्वेनोमीटर। और एमीटर जो है विद्युत धारा को मापने वाला एक क्या है, युक्ति है, यंत्र है। विद्युत धारा को क्या करता है, मापता है। विद्युत धारा को क्या करता है, मापता है। कौन, तो पूछा जाएगा कि विद्युत धारा को मापने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे एमीटर। विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति है कौन, एमीटर। और वोल्टमीटर के द्वारा जो है विभवांतर को मापा जाता है। किसको, विभवांतर को मापने वाला डिवाइस जो है, युक्ति जो है कौन है, वोल्टमीटर। विद्युत धारा को मापने वाला युक्ति है एमीटर। और मीटर जो है, मीटर से किसके मापते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सब को जो है ना, ठीक है, मीटर में मापते हैं। ये सही मात्रक हो गया वो मीटर। चलिए अब आ जाइए आगे।
आगे है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पथन, लघु पथन, अब देखिएगा तो लघु पथन के समय जो है ना, जब भी लघु पथन होगा तो लघु पथन के समय जो है प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान जो है वह 0 हो जाता है। प्रतिरोध का मान 0। जब भी लघु पथन की क्रिया होती है, ठीक है, तो प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है और धारा का मान और विद्युत धारा का मान जो है, विद्युत धारा का मान बहुत ही अत्यधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान क्या होता है? अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। और लघु पथन की क्रिया कब होती है? जब दो तार जो है, दो तार का ऊपरी कवच जो है, ऊपरी परत जो है, किसी कारणवश जब दोनों परत जो है, ठीक है, हट जाता है और हटने के बाद दोनों तार जो एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, एक दूसरे से मिल जाता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, लघु पथन। और वह तब होता है जब उस दोनों तार सड़ता है, उसका प्रतिरोध का मान रोकने वाले के मान क्या होता है? 0 हो जाता है। रोकने वाला जो है काम नहीं करता है, ठीक है, उसका मान 0 हो जाता है, जिसके कारण जो है धारा जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, एकदम धकाधक जो है, ठीक है। चलिए, तो लघु पथन में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अत्यधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? अत्यधिक बढ़ जाता है। कि लघु मतलब छोटा, अत्यधिक है, अत्यधिक बढ़ गया कि नहीं, तो लघु पथन में विद्युत धारा का मान जो है अत्यधिक बढ़ जाता है। चलिए आगे आ जाइएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन कह रहा है लकड़ी, लकड़ी, बी में है आपका गोबर गैस, गोबर गैस, सी में है नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय होगा, नाभिकीय ऊर्जा, और डी में है आपका कोयला, डी में है कोयला। अब आइए, कह रहे निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? आपको बताए थे जब भी जैव लगा देगा तो समझिए जैव का मतलब होता है जीव जंतु से। क्या होता है? जीव जंतु से। जैव का मतलब किससे? जीव जंतु से। अब बताइएगा कि इस चारों ऑप्शन में जो है, इस चारों ऑप्शन में किसमें जो है जीव जंतु का अंश है और किसमें नहीं है? अब बताइए किसमें है? लकड़ी में जीव जंतु का अंश था कि नहीं? जीव था तभी ना, मान लीजिए कि सड़ गया या मान लीजिए कि उसकी मृत्यु हो गई, पेड़ था उसकी मृत्यु हो गई, सूख गया, सूखने के बाद वह मिट्टी के अंदर दब गया, चाहे कुछ हो गया, ये भी जीव था। गोबर गैस, यानी गोबर जो है कहां से आया है? जीव से आया, तो जीव का ही अवशेष है। कोयला, कोयला कहां से आता है? तो कोयला जो इसी लकड़ी के मिट्टी के अंदर जब दब जाता है तो यह कोयला का निर्माण हो जाता है, कोयला का रूप ले लेता है, तो लकड़ी का ही ना अवशेष है, तो भी जीव से बना कि नहीं? तो कौन नहीं जीव से बना? नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा जो है यह जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आइए। आगे क्वेश्चन है कि कोई तत्व, एक थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, सुनिए क्या कर रहा है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, यानी मान लेते हैं कि ये एक तत्व है, यह तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, O से, ठीक है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है, यह तत्व हो
सकता है। अब वह जल में विलय है। अब सुनिएगा, ऑप्शन में क्या दे रहा है कि जल में विलय हो जाएगा। सी ए, बी में है एस आई, नहीं कार्बन है सी, डी में है आपका एस आई, सॉरी सी में है, सी में डी कर है सी में, और डी नंबर ऑप्शन में है आपका एफ ई लोहा। अब बताइए, यानी इस ए के जगह पे इस चारों में से कौन सा तत्व है, आप लास्ट में कर रहा है वह तत्व हो सकता है। तो तत्व की बात है, तो वह कौन सा तत्व हो सकता है जो अभिक्रिया दोनों वगैरह करेगा। अब देखिए, अभिक्रिया करने के बाद जो बनाएगा वह जल में घुल जाएगा। बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। बताइए जल्दी। चलिए अब आइए, कार्बन का नाम सुने होइएगा, तो यह कार्बन जो है आपका अधातु है। क्या है? अधातु। सिलिकॉन, एसआई का नाम सुने हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मथ। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मथ। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मथ, यह सब है आपका उपधातु। क्या है? उपधातु। ठीक है। अब बच गया दो गोरा, कैल्शियम भी धातु है और फेरस भी आपका धातु है। और बताइए, थोड़ा देर पहले हम आपका डिस्कशन किए थे, क्वेश्चन आया था कि लोहा, इसी को बोलते हैं फेरस, लोहा का ही संकेत होता है Fe, कि फेरस का यानी लोहा का परमाणु संख्या आया था। बताइए इसका परमाणु संख्या क्या होगा, जल्दी से ना, लोहा का परमाणु संख्या जल्दी बताइए। हाँ एकदम राइट, लोहा की परमाणु संख्या होती है कितना, 26। देखिए गौर करके ना, अगर यहाँ बोर्ड पे देख लीजिएगा याद रहेगा। ठीक है, तो लोहा की परमाणु संख्या होती है कितनी, 26। आप बताइएगा कैल्शियम की परमाणु संख्या, आपको पढ़ा दिया ये सब। कैल्शियम की परमाणु संख्या, कैल्शियम कई नंबर पे आता है? कैल्शियम आता है 20 नंबर पर। अब बताइएगा, कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, इसकी परमाणु संख्या 20 है। द्रव्यमान बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी तरह से पढ़िए, 20 गुना 40। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब बताइएगा, कैल्शियम और लोहा, अगर यहाँ पे अगर सी ए करते हैं, ए के जगह पे अगर सी ए रहेगा, कैल्शियम रहेगा, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ये बना लेगा क्या, सी ए ओ, सी ए ओ, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद आइएगा, अगर मान लीजिए कि एक के जगह पे अगर एफ ई है, एफ ई फेरस है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो बना लेगा फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड यानी जंग लग जाएगा, लोहे पे जंग लग जाएगा। तो यह जो है जल में घुलनशील होता है। CaO जो है ये जल में घुल जाता है, ये जल में नहीं घुलता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या, कैल्शियम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, एक नहीं अभी दो क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटाएं, जल्दी इसको ठीक कीजिए, जल्दी से ना, जल्दी रिकवर कीजिए इसको, जल्दी से उतारिए। चलिए मिटाते हैं हम।
चलिए इसमें से अभी मात्र दो ही क्वेश्चन अब बचा हुआ है, इसके बाद इसको समाप्त कर दिया जाएगा। कह रहा है कि इथेन का आणविक सूत्र है, तो इसमें आइए अगला क्वेश्चन। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, C2H6 है। इनमें अब देखिए इनमें क्या, ऑप्शन सुनिए। 6 गो सहसंयोजन बंधन है, 6 सह संयोजन, 100 गो सहसंयोजन बंधन है। बी में कह रहा है कि 7 गो सहसंयोजन बंधन है, 7 गो सहसंयोजन बंधन है, संयोजन बंधन है। सी में कह रहा है 8 गो सहसंयोजन बंधन है, सहसंयोजन बंधन है, ठीक है। और डी में कह रहा है 9 गो सहसंयोजन बंधन है, 9 गो जो है सहसंयोजन बंधन है, सहसंयोजन बंधन, सहसंयोजन बंधन है। अब बताइए कई गो सहसंयोजन बंधन होगा। पहले ये बताइएगा इथेन जो है किस ग्रुप का है, अल्केन ग्रुप का। तो अल्केन का समान सूत्र बताइए क्या होता है, पढ़ लिए हैं। अल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। अल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2। अल्कीन का होता है CnH2n, ठीक है। अल्कीन का होता है, ये हो गया अल्केन, ये अल्कीन। अल्काइन का होता है CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2। ये हो गया अल्केन का, ये हो गया अल्कीन का, ये हो गया अल्काइन का, ठीक है। अल्काइन का CnH2n माइनस 2। अब देखिए इथेन का सूत्र दिया है, कौन सा सूत्र दिया है, आणविक सूत्र। कौन सा सूत्र है, आणविक सूत्र है C2H6 है, C2H6 है। अब पूछ रहे इसमें जो है कई गो सहसंयोजन बंधन बनेगा। तो सहसंयोजन बंधन बनाने के लिए जो है ना, हम इसका संरचना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संरचना, यानी जो भी यहाँ सूत्र दिया रहेगा उसका संरचना लिखेंगे। तो क्या है, C2H6 है, तो C2H6 का संरचना लिखेंगे। तो कार्बन की संख्या कै गो है, कार्बन यहाँ 2 गो है, तो 2 गो कार्बन लिखिए, 1 1 2 गो हो गया, कार्बन 2 गो। और एक गो कार्बन का जो है ना 4 गो संयोजकता होता है, तो 4 गो इसको दीजिए, 1 2 3 4। फिर इस कार्बन का एगो ही हो गया, ये 2 3 आई 4। हाइड्रोजन गणीय कै गो है, हाइड्रोजन है 6 गो। एगो यहाँ हो जाएगा, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ। अब है जो बंधन है इसी को बोलते हैं बंधन, सहसंयोजन बंधन। है जो लकीर खींचे एक गो सिंगल, इसी को बोलते हैं सहसंयोजन बंधन। तो जय गो लकीर होगा तय गण लीजिए, 1 2 3, एगो है 4 5 6 7। कई गो सहसंयोजन बंधन है, 7 गो, मान दीजिए 7 गो आंसर। अगर पूछ देता है कि C4H10 में इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में कितने सहसंयोजन बंधन होंगे, तो ब्यूटेन में लिखेंगे कई कार्बन है, 4 गो है, सॉरी 4 गो कार्बन है, 1 2 3 4 गो लिख दिए। सब में सिंगल बॉन्ड हटा देंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला है। और सब कार्बन का 4 गो है, तो 1 2 3 4। फिर इसका 4 गो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। सब जगह हाइड्रोजन बैठा दीजिए, सब जगह हाइड्रोजन क्या करेंगे, बैठा देंगे यहाँ भी। अब गण लीजिए कई गो बॉन्ड बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें 13 को क्या हो जाएगा, सहसंयोजन बंधन होगा। कितना, 13 को सहसंयोजन बंधन बनेगा, किसमें, C4H10 में। आ जाइए, ऐसे भी देखिए ना, हाइड्रोजन का 10 गो है, हाइड्रोजन 10 गो, 3 कार्बन 4 गो है, एगो कार्बन कम कर दीजिए तो 3 गो हो जाएगा, तो 10 3 13। इसमें देखिएगा हाइड्रोजन का गो था, देखिए हाइड्रोजन 6 गो था, एगो कार्बन कम कर दीजिए,
तो कितना हो जाएगा, 2 कार्बन है वो कम कीजिएगा तो एगो बचेगा, 6 हाइड्रोजन है एगो कार्बन का एगो 7 तो 7 बन गया। एकदम आसान है। चलिए लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन आ जाइए। लास्ट कह रहा है कि मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अब देखिए वृक्क का मतलब है किडनी। वृक्क, वृक्क का मतलब क्या होता है, किडनी। किडनी, यह किडनी जो है यह उत्सर्जी अंग का उदाहरण है। किसका, उत्सर्जी। कौन सा अंग है, उत्सर्जी अंग। क्योंकि इससे जो है ना कोई चीज जो है जैसे पेशाब उसाब जो है छाना कर बाहर निकलता है, तो उत्सर्जी अंग है। कौन सा अंग है, उत्सर्जी अंग है। या कौन, किडनी। त्वचा भी क्या है, उत्सर्जी अंग है, क्योंकि त्वचा से देखिएगा पसीना निकलता है कि नहीं, तो त्वचा भी क्या है, उत्सर्जी अंग है। किडनी भी क्या है, वृक्क भी क्या है आपका, उत्सर्जी अंग है। चलिए आज की सेवा यहीं तक समाप्त, ठीक है। और आप लोगों से बस एक यही गुजारिश है कि आप लोग जो है अच्छे तरह से पढ़िए, ठीक है। और मेरे से जुड़िए। मेरा एक ही आप लोगों से अनुरोध है, गुहार है कि चैनल को जो है ना लाइक सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिए। लाइक कीजिएगा या सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मान लीजिए कि हम वीडियो बनाएंगे और जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो आपके पास मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम आपको छोड़ते हैं। आगे कल जो है कल से, ठीक है, हम आप लोगों के सामने जो है 2013 का डिस्कशन रखेंगे, ठीक है। चलिए आज यहीं तक समाप्त, इसको उतार लीजिए।